हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस यानी कि विज्ञान के 500 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला मैंने रखी है। उसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और दोस्तों, वाकई में साइंस में बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। जी हाँ, जो रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। जी हाँ, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? लैमार्क, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक चयनवाद, तो ये आपका लैमार्क ने प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों? लैमार्क ने प्रतिपादित किया। कौन सा आपका दोस्तों? प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस प्रश्न के लिए। क्या लैमार्क हो सकता है? नहीं होगा दोस्तों, लैमार्क नहीं है। ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको कभी कभी गलत आंसर बता देता हूं, तो अपने माइंड का भी यूज करना है। ठीक है ना? डार्विन ने किया था, ध्यान रखना है। डार्विन इज द राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का। अब डार्विन की अगर हम बात करते हैं, तो डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दोस्तों? क्रम विकास। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्रम विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि डार्विन का अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म यूके में हुआ था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि बताइए दोस्तों, लैमार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लैमार्क ने विकासवाद का, ये जो लैमार्क है इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ, विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। और लैमार्क ने सर्वप्रथम कशेरुकी और अकशेरुकी में सबसे पहले अंतर बताया था। और इनका जो जन्म हुआ था लैमार्क का, वो आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आप बचपन से जानते होंगे। ये दोस्तों क्या थे? ये आपके आनुवंशिकता पर प्रयोग किया था इन्होंने, और मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो आप सभी लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? जैसे आपने देखा है, जैव विकास का एक आधुनिक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को किसके आधार पर बनाया गया है ये आपको बताना है। लैमार्कवाद और डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं बेलेस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, लैमार्कवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। जी हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डी ब्रीज लिखा है, इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, जी हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ह्यूगो डी ब्रीज इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो डार्विनवाद एवं ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये आपका दोस्तों आधुनिक सिद्धांत का आधार हैं, यही दोनों सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कहेंगे ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है दोस्तों, चलते ही गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, कमेंट करें। फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक मेंडल, लैमार्क, डार्विन या फिर बीजमैन? कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमेंट करें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें, तो ये आपके हो जाएंगे लैमार्क। ठीक है दोस्तों, लैमार्क फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो 1809 में, कब दोस्तों? 1809 में इन्होंने फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी थी। और इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कशेरुकी और अकशेरुकी में सबसे पहले इन्होंने अंतर बताया था, डिफरेंट बताया था। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लैमार्कवाद का आधार क्या है? जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी या फिर जीवन संघर्ष? जी हाँ, कमेंट करें।
लैमार्कवाद का आधार क्या है? कमेंट करें दोस्तों। यहाँ लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो दोस्तों अगर हम लैमार्कवाद की बात करते हैं तो लैमार्कवाद में बताया गया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे संपूर्ण विश्लेषण के साथ, विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है जी हाँ, क्योंकि इधर उधर की बातें करना मुझे नहीं आता, आप सभी लोग जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1935 में, 1835 में, 1936 में या फिर 1938 में? कमेंट करें। और इस प्रश्न का आंसर देने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें यदि आपने ये अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है जी हाँ, लेकिन ये सब तभी करें जब आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों। कोई प्रेशर नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये परिवार है, श्री गुरु एकेडमी परिवार है, जो आपकी तैयारी के लिए, जो आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो आपका 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजी टांसले। ठीक है जी हाँ, एजी टांसले, तो एजी टांसले के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है 1935 में। ठीक है, 1835 नहीं है, 1935 है। ठीक है दोस्तों जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? संचारित हो सकती है दोस्तों लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या फिर खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़? बताएं कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। तो पहले तो आपको संचारित का अर्थ पता होना चाहिए कि संचारित होता क्या है। तो अगर हम संचारित की बात करते हैं तो संचारित में होता है किस पे जंग आ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है किस पर जंग आ सकती है। तो आप सभी लोग जानते हैं लकड़ी की मेज पर जंग नहीं आएगी, स्टील की कुर्सी पर भी नहीं आएगी और तेल लेपित लोहे की छड़ पर भी नहीं आएगी, लेकिन खुले स्थान पर अगर लोहे की छड़ रखी हुई है उस पर जंग आ सकती है, यानी कि ये वस्तु आपकी संचारित हो सकती है। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, बताएं जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं? लैमार्क, डार्विन, आ तथा बा दोनों या फिर जगदीश चंद्र बोस? जी हाँ, कमेंट करें। जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर, यानी कि लैमार्क भी हैं और डार्विन ही भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। और अगर यहाँ पे ह्यूगो डी व्रीज भी लिखा होता तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, ये तीनों ही हैं। ठीक है जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, लाइक और शेयर कर दें। अपने जितने भी भाई बहन हैं डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं 4th सेम की, उनको बता दीजिए कि आप यहाँ से बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं, किस प्रकार की? घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि घास है, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? गिरगिट या फिर छिपकली खाती है। और गिरगिट या फिर छिपकली कौन खाता है? तो बाज खाता है। तो क्या ये खाद्य श्रृंखला सही है दोस्तों? कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। क्या ये खाद्य श्रृंखला सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। हरे पौधे को चूहा खाता है, बिल्कुल छोटे छोटे आपने देखे हैं पौधे, उनको चूहे खाते हैं। चूहे को बिल्ली भी खा लेती है, सांप भी खा लेता है, आप सभी लोग जानते हैं। और अगर हम बात करें सांप की तो सांप को बाज खा लेता है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये भी आपका एकदम से श्रृंखला सही है। नेक्स्ट, घास व पेड़ पौधे को खरगोश खाता है, बिल्कुल सही है। भेड़ भी खा सकती है, हिरन भी खा सकता है, लेकिन हिरन, भेड़ और खरगोश इन सबको भेड़िया, शेर और चीता खा सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवंशिकी द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। जैव विकास को किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के द्वारा,
बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं जैव विकास को जीवों की तुलनात्मक, जीवों की अगर हम तुलना करें कि किस प्रकार से शरीर की रचना हुई है, तो उस प्रकार से जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है, बताया जा सकता है। शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा बिल्कुल सही, आनुवंशिकता के द्वारा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर द एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी कभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो देखने आते हैं, निकल जाते हैं। उसी प्रकार से आपके क्लास में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता। सक्सेस होने के लिए लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। तो अगर आप में वो जज्बा है तो दिखाइए दोस्तों उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये आने जाने वालों पे फोकस मत करिए, ये तो हर जगह आपके डेली लाइफ में भी आने जाने वाले लोग बहुत रहते हैं, हर जगह आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर फोकस करिए। पास आपको होना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट है। अगर इस बार आपकी बैक आ गई दोस्तों, तो दोस्तों आप कम से कम 1 साल पीछे चले जाएंगे, और 1 साल पीछे जाने का मतलब है आप जॉब हाथ से खो भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, आप सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं, आ तथा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानता है। जी हाँ, समरूप या समवृत्त रचनाएं भी होती हैं और जन्मजात रचनाएं भी होती हैं, यानी कि आ और बा दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सा एकदम से करेक्ट। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये प्रश्न मैंने आपको सबसे पहले बताया था। जी हाँ, सबसे पहले मैंने ये प्रश्न आपको बताया था। लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो ड्यूब्रीज या फिर मेंडेल? कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्परिवर्तनवाद की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूब्रीज ने दिया था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपका 2 बार आपका डीएलएड में आ चुका है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? और ये प्रश्न आपका डीएलएड में ही नहीं, हर आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करते हैं बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का एस्क होता है। ऑप्शन नंबर सा इज अ राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि? कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? जी हाँ, बताएं कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? जी हाँ, फेन प्लावन विधि होता है दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी होता है, लेकिन निस्तापन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें पूछा गया तो ये नहीं था। ठीक है, नहीं वाला पूछा गया, इसीलिए आपका सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, बताएं अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क, ये हैलाइड, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, कि आ और बा दोनों, उपर्युक्त सभी, ये प्रश्न लेने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि एक प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न को कवर कराना। ठीक है ना, तो अयस्क के रूप है ऑक्सीकृत अयस्क भी होता है और आपका हैलाइड अयस्क भी होता है, यानी कि आपका आ और बा, ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, धातुओं का भौतिक गुण है, धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता या फिर ये सभी। इस प्रश्न को कराने का भी मेन उद्देश्य यही है कि आपको इन तीनों के बारे में पता चल जाए। तो धातुओं का भौतिक गुण, आपने देखा है कोई भी धातु होगी, चाहे स्टील होगा आपका, चाहे लोहा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, वो एकदम से चमकदार सतह होती है, एकदम से सही है। कठोरता, हर धातु कठोर होती है, अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो आपकी कठोर ही होती है। आप लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोई भी आप ले लीजिए, सभी आपकी, एल्यूमिनियम, ये सभी आपकी कठोर होती हैं, तो ये भी सही है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर हम उसको मारें, यानी कि उनमें पीटे उनके लिए, तो क्या होगा, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं
टुकड़े टुकड़े में एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, क्या होगा, मतलब पतली चादर के रूप में होती हुई चली जाएगी। जैसे आपने देखा है कि लोहे से क्या बना सकते हैं हम, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चांदी से भी आपके बहुत सारे आभूषण वगैरह बनते हैं। तो ये सब क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद विकास या फिर प्राकृतिक चयन? जी हाँ, बताएं। उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्परिवर्तन का कारण, तो आपका जीन परिवर्तन है। ठीक है, जीन परिवर्तन, उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें टाइम वेस्ट करना ही बेकार है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक जैसे कि हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी एवं मांसाहारी, अपघटक एवं अपरदभोजी। तो अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक, तो जैविक घटक की बात करते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, एकदम से सॉलिड वाला। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पाइराइट का या फिर उपर्युक्त सभी का? कमेंट करें। परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं, जी हाँ, कमेंट करें। ये प्रश्न आपका इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न कवर होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं परावर्तनी भट्टी में वर्जन करते हैं, तो इसका राइट आंसर तो आपका द हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने ये आपको प्रश्न लिए हैं कि जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो सकें। लेकिन दोस्तों आपसे ये ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि टिन स्टोन का आप फॉर्मूला बताइए, तो आप कहेंगे SnO2, SnO2। टिन स्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका SnO2 होता है, तो आप इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका गैलेना पूछ ले कि गैलेना का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे PVS। क्या दोस्तों? PVS, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है ये भी ना पूछे, आपसे कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछ सकता है, तो आप कहेंगे CuFeS2, CuFeS2। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सभी प्रश्न लिए हैं। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, पीतल में होते हैं, पीतल आप सभी लोग जानते हैं, सबने पीतल खूब देखा है। आपको बताना है पीतल में क्या क्या होता है। Cu/Sn, Cu/Ni, Cu/Zn या फिर Cu और Al, सॉरी Mg/Al। कमेंट करें, जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? पीतल में होते हैं, जी हाँ, बताएं। पीतल में होते हैं, तो दोस्तों पीतल में आपका क्या होता है? Cu/Zn होता है, कॉपर और आपका जिंक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? आपने देखा है कि जब भी किसी भी खनिज का खनन किया जाता है, तो उस खनन में क्या होता है दोस्तों? बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, यानी कि बहुत सारी गंदगी मिली होती है, जिनको हमें अलग करना पड़ता है और उससे एक शुद्ध अयस्क शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, उसे कहते क्या हैं उस अशुद्धि को? क्या उसे आधात्री, जारण, निस्तापन या फिर अमलगम? जी हाँ, मोस्टली सही है लोगों का आंसर। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो आधात्री हो जाएगा। ठीक है, आधात्री। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिली अशुद्धियों को आधात्री कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में आपको विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रश्नों को कराया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और पहली बार अगर चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है दोस्तों। या और आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहिए दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति हो सकती है यदि आपको ये वैकेंसी नहीं मिली तो। ठीक है ना। तो तैयारी बहुत जमकर करिए दोस्तों। ठीक है ना। आपके पास ये समझिए कि बस लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बहुत इसी में लगना है, बस कुछ भी नहीं करना अब। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,